वेलकम स्टूडेंट, जीपीएस साइंस एकेडमी गंगापुर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं मैथ्स की फैकल्टी अतुल अग्रवाल। ओके, आज हम लोग फिर से वापस शॉर्ट ट्रिक्स की बात कर रहे हैं। तो आज हम जो बात कर रहे हैं, ठीक है, वो किसकी बात करें? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है ना। दो चर के रेखीय समीकरण की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? दो चर के रेखीय समीकरण की बात, ठीक है। अब अगर इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो थोड़ा सा, यानी कि बड़ा मजा आता है इस टाइप के क्वेश्चन को करने में। बहुत सिंपल होते हैं, बस थोड़ा सा अगर तुम ध्यान रख लो चीजों को तो तुम इसके क्वेश्चन को 2 सेकंड में इसका आंसर बता सकते हो, जिसके लिए बहुत लोगों को टाइम लगेगा 3 से 4 मिनट का। और उसी क्वेश्चन को तुम सिर्फ 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। देखिए कैसे, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, पहली बात अपन देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो 3 of x + 23y = 7 दिया हुआ है और 12x + 19y = 28 दिया हुआ है, ठीक है। अब इस टाइप की अगर इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रही है? इस टाइप की इक्वेशन। तो यहां पर देखो, अगर मैं आपसे बात करूं, क्या बात कर रहा हूं कि अगर हमारे पास एक समीकरण है a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरा समीकरण है a2x + b2y + c2 = 0। अगर ये समीकरण दिया हुआ है तो ध्यान रखना है कि अगर यहां पर x का जो कोफिशिएंट है, x के जो गुणांक है, इनका जो अनुपात है a1/a2, ठीक है, और ये अनुपात जो है वो c1/c2 के इक्वल है। किसके इक्वल है? a1/a2 इक्वल्स टू कितना आ रहा है? c1/c2 के इक्वल है अगर आ रहा है तो ऐसे केस में, ठीक है ना, y का जो हल होगा वो हमेशा 0 होता है। कितना होता है? y की वैल्यू हमेशा 0 होगी, ठीक है। y की वैल्यू किसके इक्वल होगी? 0 के। अब y की वैल्यू अगर 0 के इक्वल है तो इसका मतलब यहां पर, ठीक है ना, x की जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी? -c2/a2 या फिर, ठीक है ना, या फिर -c1/a1 के इक्वल। अब इसमें ज्यादा सोचना नहीं है, दिमाग मत लगाना इसमें, ठीक है ना। यही इसका आंसर होगा। क्लियर हो रही बात की नहीं? तो अगर यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट का के जो गुणांक है, इनका जो अनुपात है, अगर वो कांस्टेंट के गुणांक के अनुपात है, किसके अनुपात है? कांस्टेंट के अनुपात है। तो इसका मतलब इस समीकरण के जो हल होंगे वो हमेशा क्या होगा? हमारा y = 0 होगा और x की जो वैल्यू होगी -c2/a2 होगी और या -c1/a1 के इक्वल होती है, ठीक है। यही इसका हल होता है। अब यहां पर देखो, अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें डायरेक्टली, वैसे नॉर्मल वे में, ठीक है ना, तो नॉर्मल वे में अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना लिखूंगा? यहां पर 3 of x से 23y, तो मैंने ऊपर वाले पार्ट में किससे मल्टीप्लाई किया? यहां पर मेरे को किसको एलिमिनेट करना है? ध्यान से देखो, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे कितना है? 12, तो 3 12 ये 4 हो जाएगा और 7 28 ये भी कितना हो जाएगा? 4। तो मतलब ये कितना है? 3/12 इक्वल्स टू 7 बाय कितना है? 7/28। तो मतलब ये किसके इक्वल है? 1/4 के। किसके इक्वल है? तो ये भी 1/4 होगा, ये भी कितना होगा? 1/4। तो मतलब इसका जो हल होगा उसमें y की वैल्यू हमेशा किसके इक्वल आएगी? 0 के इक्वल आएगी। किसके इक्वल आएगी? y जो होगा वो हमेशा किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। और x की वैल्यू अगर हम बात करें तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहां से यहाँ पे कितना, ये जो वैल्यू है वो कितनी है? 3x23y। तो मतलब ये कितना है? 3 of x। y को हमने 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो y को 0 सब्स्टिट्यूट किया तो हमने कितना लिख दिया? 3 of x = 7 लिख सकते हैं। तो x इक्वल टू कितना रहेगा? 7/3। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। ये इसका क्या होगा? आंसर होगा। अब देखो यहां पर अगर कोई बच्चा इसको ट्रेडिशनल तरीके से कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है? ट्रेडिशनल तरीके से, जिसको ये ट्रिक्स ये समझ में नहीं आया है कि यहाँ पर कांस्टेंट और x का जो गुणांक है, इनका जो अनुपात है वो अगर सेम है, वो क्या है? सेम है, तो वो क्या करेगा? इसको ट्रेडिशनल तरीके से सॉल्व करेगा। अब ट्रेडिशनल तरीके से सॉल्व करेगा तो इसका मतलब वो क्या करेगा? 3 of x, जो हमारी इक्वेशन दी गई है, 3 of x + 23y = 7, इसमें 3 से गुणा करेगा। इस पूरे वाले पार्ट में यहाँ पे देखो, ठीक है ना, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पे कितना है? 12 है। तो इसको 12 लाने के लिए यहाँ पर हम पहली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 से। किससे मल्टीप्लाई कर दिया? इस पूरी इक्वेशन को इंटू 4 कर दिया। अब 4 किया तो ये कितना रहेगा? 12x + 4 × 23y = 7 × 4 कितना हो जाएगा? 28। अब यहाँ पर जो दूसरी इक्वेशन है वो भी कितनी है? 12 of x प्लस यहाँ पे कितना है? 19y
इक्वल्स टू कितना है 28। अब तुम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट किया तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना 4 इंटू 23 माइनस 19 इंटू वाई इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू हमेशा किसके इक्वल आएगी 0 के। अब y की वैल्यू 0 आ गई तो वो इनमें से किसी एक समीकरण में रख दोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे y की वैल्यू 0 रख दें अपन, और y की वैल्यू 0 रख दी तो कितना जाएगा 3 ऑफ x इक्वल टू 7, तो x इक्वल टू कितना जाएगा 7/3। कितना हो जाएगा x इक्वल्स टू कितना जाएगा 7/3। वो तो हमने डायरेक्टली लिख ही दिया था पहले। आ रही बात समझ में, ये बात समझ में आई सबको। अब देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे दिया है x और y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब जब यहाँ पे 12x है, यहाँ पे कितना है 13y, यहाँ पर 17y, यहाँ पर 16 है, यहाँ पे कितना है 27, 36। तो यहाँ पर x का जो गुणांक है वो कितना है 12/16 और यहाँ पर 27/36, ये लिख सकते हैं। अब ये जो 12/16 है इसको अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये 4 से जा रहा है, ठीक है, तो ये कितना जाएगा 3/4। और यहाँ पर अगर 27/36 की बात कर रहे हैं तो ये 9 से जा रहा है। अब ये 9 से जा रहा है तो हमने कितने से हो जाएगा ये 3/4, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a1/a2 इक्वल्स टू कितना आ गया c1/c2। तो इसका मतलब y की वैल्यू 0 होगी, तो इसका एक हल तो y इक्वल्स टू 0 हो गया। कितना हो गया y इक्वल्स टू 0। सोचने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, आंसर लिखना फटाक से टिक करना है कि y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0। अब y 0 है तो x की वैल्यू निकालना है, तो x कितना जाएगा 12x, इसमें y को 0 सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये कितना जाएगा 12x इक्वल टू कितना जाएगा 27। तो x इक्वल टू कितना जाएगा 27/12, ठीक है, 3 से जा रहा है तो इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आंसर कितना जाएगा 9/4। कितना जाएगा 9/4, तो ये इसका आंसर होगा। तो x की वैल्यू कितनी है y 9/4 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 0, तो ये इसका आंसर होगा। बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, आंसर टिक करना है, बस यही आंसर होगा इसका, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे √27/x है, यहाँ पे भी √27/x है, यहाँ पे कितना है 13/27। अब हमने √27/√27 किया और ये कितना आ गया 13/26, ठीक है। अब ये हो गया कितना 1/2, ये कितना हो गया 1/2 और ये कितना हो गया कटने के बाद 1, तो 1 इक्वल्स टू 1/2 है क्या, तो ये इसके इक्वल नहीं है। अब ये इसके इक्वल नहीं है तो हमने x का कोएफिशिएंट चेक करा, अब वो इक्वल, उनका अनुपात इक्वल नहीं आया, a1/a2 c1/c2 के इक्वल नहीं आया है। तो इसका मतलब हम किसका चेक करेंगे, अब y का, किसका चेक करेंगे y का। अब y का जो गुणांक है वो कितना है 3 और यहाँ पर y का गुणांक कितना है 6 और यहाँ पे कितना है 13/26, तो ये कितना जाएगा 2 और ये भी 2, तो ये कितना जाएगा 1/2 इक्वल्स टू 1/2। तो इसका मतलब इस समीकरण में x का जो मान होगा वो किसके इक्वल होगा 0 के। किसके इक्वल होगा 0 के। अब x का मान अगर 0 के इक्वल है तो यहाँ पर x की वैल्यू हमने 0 सब्स्टिट्यूट कर दी तो ये कितना जाएगा 3y इक्वल्स टू कितना 13, तो y इक्वल्स टू 13/3, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आई सबको। अगर x के कोएफिशिएंट का जो गुणांक अनुपात है वो कांस्टेंट के अनुपात के इक्वल नहीं है तो हम किसका चेक करेंगे y का। अब y के अनुपात, y के जो गुणांक का अनुपात है वो कांस्टेंट के अनुपात के इक्वल आ गया है तो इसका मतलब x का मान अब 0 होगा। क्या होगा x का मान 0 होगा, ठीक है। एक और लेते हैं, यहाँ पे देखिए 999 यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो ये तो इसके इक्वल नहीं हो सकता है, तो मतलब यहाँ पर हमने y का डायरेक्टली चेक किया तो 3/9 इक्वल्स टू कितना है 4/12, कितना है 4/12, तो ये कितना आएगा 3 1/3, ये भी 1/3, मतलब आंसर लिख दो फटाफट x इक्वल टू 0, ठीक है। और y की वैल्यू, अब y को यहाँ पर क्या करेंगे x को 0 रखा तो ये 0 हो गया तो y कितना जाएगा 3y इक्वल्स टू 4, तो y इक्वल्स टू कितना जाएगा 4/3, ये तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रिक तुमको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ अपन यार ट्रिक अपन क्लोज करते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ओके, बाय एंड टेक केयर।